फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज क्लास में हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। केस स्टडी यानी कि एथिक्स में हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडीज करेंगे। ये केस स्टडीज क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ केस स्टडीज फॉर एथिक्स। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास आई हैव कवर्ड सिलेबस। फर्स्ट क्लास में सिलेबस बताए, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सब हेडलाइंस है सिलेबस का उसको कवर किया था, यानी कि थ्योरी को कवर किया था। एंड टुडे इज़ फिफ्थ क्लास, और आज क्लास में हम लोग केस स्टडी पे काम करेंगे। तो उससे पहले केस स्टडी का इम्पोर्टेंस समझते हैं कि व्हाट इज़ केस स्टडी इन एथिक्स, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एंड क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए केस स्टडी को डील करने के लिए। तो पहले तो हम समझते हैं कि कितना नंबर का आता है केस स्टडी। यू नो डैट जीएस पेपर कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, करेक्ट। तो सिमिलरली एथिक्स भी तुम्हारा 250 मार्क्स का ही है। ब्रॉडली हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 125 एंड 125। ब्रॉडली बोला हूँ, यानी कि सैक्रोसेंट नहीं है। कई बार यहाँ पे 120 से 130 का भी रेंज आ सकता है, समझे। और सिमिलरली यहाँ पे 110 से लेके 120 का भी रेंज आ सकता है। दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर थ्योरी। ये थ्योरी के लिए भी हो सकता है और प्रैक्टिकल के लिए भी हो सकता है। इट कैन बी पार्ट ऑफ योर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो थ्योरी है वो 120 या 125 के मार्क्स के आसपास पूछे जाते हैं। जो केस स्टडी है उसमें भी 120 से लेके 130 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो फार नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो एथिक्स में 12 सवाल पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चंस, समझे स्टूडेंट, 12 क्वेश्चंस। और इसको डिवाइड कर दो 6 + 6, तो 6 इज फॉर योर थ्योरी एंड 6 इज फॉर योर केस स्टडीज। हाँ, रिसेंट टाइम देखेंगे हम लोग। रिसेंट टाइम में तो 2022 में केस स्टडी से कितना सवाल पूछा गया? 6 सवाल पूछा गया। एंड ईच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है कैरी 20 मार्क्स। तो कितना हो गया बताओ यहाँ पे? 6 × 20 120 मार्क्स। समझ गए स्टूडेंट? 120 मार्क्स। बचा कितना नंबर? 130। तो 130 तुम्हारा यहाँ पे थ्योरी पूछ लिया गया। समझ गए ना रेंज? थ्योरी पूछ लिया गया। और केस स्टडी कितना पूछा गया? 120 नंबर का पूछा गया। सिमिलरली देखोगे ये 2022 का। सो फार 2023 इज कंसर्न, तो यहाँ पे टोटल केस स्टडी 5 क्वेश्चंस पूछा गया। केस स्टडी से रिलेटेड 5 सवाल पूछे गए, और इसमें कुछ क्वेश्चंस 25 मार्क्स के भी थे और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा 20 मार्क्स के भी थे। बात समझ गए ना? कितने क्वेश्चन 25 मार्क्स के थे स्टूडेंट? जरा देखो, चेक करो जरा 2023 का, चेक करके बताओ जरा कि कितने नंबर, हाँ कितना क्वेश्चन 25 मार्क्स का था। गो एंड चेक फास्ट, बताओ हमको ये, क्योंकि मार्क्स पता होना चाहिए कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड उस हिसाब से आपको अर्न करना होगा नंबर। यदि आप ठीक से अर्न नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे एथिक्स पेपर में, समझे। तो मुझे बताओ ये 5 क्वेश्चंस में, 2023 का 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस 20 मार्क्स वाले पूछे गए और कितने क्वेश्चन 25 मार्क्स वाले पूछे गए? बताओ, तेजी से बताओ। 2 क्वेश्चंस एंड और ये कितना? 3 क्वेश्चंस, करेक्ट। तो हम जोड़ सकते हैं 25 × 2 कितना हुआ? 50 मार्क्स, करेक्ट। और ये कितना हुआ आपका? हाँ 60। तो कितना हुआ? 60 प्लस, फिर आगे इस रेंज में। बात समझ गए ना? आगे ना 110 के रेंज में, तो ये रेंज वैरी करेगा। तो इसीलिए ये सही बात नहीं है बोलना कि ठीक तुम्हारा 125 और 125 में डिवाइडेड होगा 250 मार्क्स। कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है, बट मोर और लेस हाफ ही कह सकते हैं हम इसको। बात समझ गए ना? तो ये तो हो गया कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द केस स्टडी एंड अबाउट योर थ्योरी ऑल्सो। तो देखो ये तो गारंटी है स्टूडेंट, यदि ऑल इंडिया रैंक लाना है, आपको अच्छा नंबर लाना है,
यदि अच्छा नंबर लाना है एथिक्स में तो केस स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन केस स्टडी। और कितना नंबर आना चाहिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब देखो इसको भी ना वो करते हैं हम लोग, डिवाइड करके समझाते हैं। ओके, मिटा दें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यू गॉट ना, ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट? देखो जो बच्चे पास करते हैं एथिक्स पेपर में, यानी कि 250 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें जो एवरेज उठता है बच्चे लोग का 85 to 90, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई स्टूडेंट यदि कहता है कि सर 80 to 90 है तो वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। 85 to 90 मान के चलते हैं आउट ऑफ 250। बात समझे? अब हाँ, कब 2023 में गलती कर दी हो? नंबर बताओ कैसे? 25 नहीं था उसमें? ओह, ब्लंडर कर दी हो तुम। देखो, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, गलती हो गया हमसे स्टूडेंट, जो भी देख रहे हो यूट्यूब पे, मैं अपना मिस्टेक करेक्ट करता हूँ। देखो 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के क्वेश्चन में। हाँ, 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एग्ज़ाम में, एंड 6 क्वेश्चन क्या था तुम्हारा 20 मार्क्स का था। तो आई एम सॉरी, मैंने 25 मार्क्स कह दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस बार के पेपर में कितना पूछा गया, क्योंकि अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो। मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, आई एम सॉरी फॉर डैट। क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गलत दे देंगे तो बच्चा लोग फिर गलत करेगा फिर काम। इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख लो स्टूडेंट, क्या हुआ 60 × 20 कितना हो जाएगा? 120 मार्क्स, करेक्ट। और इससे पहले भी 2022 में भी तो यही आंकड़ा निकला था, इफ़ आई एम करेक्ट, 6 × 20, तो कितना हो गया स्टूडेंट? 120 मार्क्स। समझ गए ना? तो वही है आंकड़ा, वही है, हाफ ही है लगभग। तो यहाँ पे समझते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना उठ रहा है? 85 to 90 मार्क्स उठ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको यदि हम डिवाइड करें, लेट से 90 को डिवाइड करें, 90 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 45 और 45। तो हम मान के चल सकते हैं ना 40 to 45, हाँ, और यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं 40 to 45, ठीक है, या 45 to 50 भी आप ले सकते हो रेंज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे लोग को थ्योरी में इतना आ रहा होगा ऑन एन एवरेज, और इतना तुम्हारा केस स्टडी में आ रहा होगा। थोड़ा नंबर वैरी कर सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे समझा रहे हैं। तो गजब बात हो गया ना, केस स्टडी। अब जबकि देख ऐसा नहीं होता, मैं रियलिटी बताता हूँ कितना नंबर आता है। इसमें ज़्यादा नंबर उठ रहा होता है और इसमें कम नंबर आ रहा होता है। यदि मैं प्रैक्टिकल सेंस से बताऊँ तो इसमें बच्चे लोग का आ रहा होता है 50 और 55 का रेंज होता है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, सब रट लिया है। इंटीग्रिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ये वो दुनिया भर का चीज़, कोड ऑफ एथिक्स हो जाकर रट लिया है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में हो जाकर रटेगा लोग सब। सो वेरी इजी टू स्कोर मोर मार्क्स। तो इसमें तो आप स्कोर कर लोगे 50 से लेकर 55। अब देखो यदि 50 से 55 स्कोर किया है तो कितना रेस्ट बचा? 90 या फिर 85। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? पता चला कि यहाँ पे 30 और 35 का ही रेंज में आ रहा है ये। बात समझे? तो 30 और 35 यानी कि टोटल पूछा जा रहा है 120, और 120 में स्टूडेंट ला रहे हैं कितना? 30 ला रहे हैं या 35 ला रहे हैं, एवरेज वाले स्टूडेंट। और जो टॉपर वाले स्टूडेंट होंगे तो उसका तो फिर अलग रूप होगा। तो इसलिए जो केस स्टडी अच्छा करेगा एथिक्स में, उसका टॉप रैंक आएगा, यानी कि उसका एथिक्स में नंबर बढ़ेगा ही ओवरऑल। एंड इतना आसान नहीं है केस स्टडी को हल करना एट द सेम टाइम, उसी टाइम स्पॉट में, उसी एग्जामिनेशन हॉल में एथिक्स पेपर को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है स्टूडेंट। इट इज़ नॉट इजी। बात समझे? इट इज़ नॉट इजी। अब इसमें जितना कम नंबर उतना ही ओवरऑल, और इसमें तो नंबर उठाओगे, यदि रटे हो, कहीं कहीं से पढ़े हो, तो ये तो तुम ले आओगे। व्हाट अबाउट दिस? और यदि इसमें अच्छा नंबर नहीं उठा तो फिर आपका जो टॉपर का जो रैंक है 130 से लेके 140 या 145 के बीच में, ये तो कभी नहीं आप पार कर पाओगे। तो यदि इस रेंज में आना है तो यहाँ आपको नंबर उठाना पड़ेगा केस स्टडी में, तभी आप आ सकते हो। बात समझे स्टूडेंट? तभी आ सकते हो। इसका मतलब ये जो 6 क्वेश्चन है 20 नंबर का, यहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और किसी भी दुनिया की किताब में इसका आंसर तुमको नहीं मिलेगा।
वो तो ऑब्जेक्टिविटी मिल भी जाएगा। क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी? गूगल से ढूंढने से। ऑनेस्टी क्या होता है? वो मिल जाएगा, भेग होगा, उसको ढूंढते रहो, सही मिल जाएगा वहाँ पे। या फिर तुम लेक्सिकन का किताब पढ़ते रहो तो ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। बट केस स्टडी का आइडिया कहाँ से लेके आओगे? बात समझे? तो केस स्टडी का बहुत सही तरीका है कि स्टेप वाइज फॉलो करना। ये क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, क्या नॉर्म्स है, हाउ टू टैकल एनी केस स्टडी। ये तुमको आ गया, तुमको बेसिक समझ में आ गया, तो किसी तरह का भी केस स्टडी हो, कितना कठिन ही केस स्टडी क्यों ना हो, उसको बढ़िया सॉल्व कर पाओगे। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा केस स्टडी से रिलेटेड, केस स्टडी एंड इट्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन यूपीएससी। अब हम लोग समझते हैं केस स्टडी होता क्या है, व्हाट इज केस स्टडी। समझ गए ना केस स्टडी क्या होता है? हाँ, मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ा गलती हो गया तो डोंट वरी, मिस्टेक होता है, टीचर से भी मिस्टेक होता है, स्टूडेंट से भी मिस्टेक होता है, इट्स ओके। 2023 का हम नंबर गन के नहीं आए हैं, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चंस देखा है बट नंबर नहीं देखा मैंने। और 20 नंबर का तो मुझे पहले से पता था कि 20 मार्क्स का। और जानते हो यूपीएससी और ट्रेंड चेंज, यूपीएससी कब चेंज कर देगा चीज़ों को पता ही नहीं चलेगा हम लोग को। कब वो 12 को 10 कर देगा, 10 को 15 कर देगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए जो रिसेंट जो ट्रेंड है उसको ज़रूर एसेस करना चाहिए, उससे आपका पढ़ने का अंदाज चेंज होगा और उस हिसाब से पढ़ पाओगे। यदि बिना कोई बच्चा बिना पेपर देखे हुए तैयारी कर रहा है, जीवन भर उसका यूपीएससी नहीं निकलेगा। मैं डायरेक्ट ठोक के बोल रहा हूँ ये चीज़। यदि किसी को एग्ज़ाम निकालना है तो किताब से पहले पेपर खरीदो, समझे ना। पेपर जेरॉक्स करके रखो, प्रिंट करके रखो, यदि एग्ज़ाम निकालना है तो। हाँ, कई बच्चे लोग ना बिना किताब के भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, पता है तुमको। मैं एथिक्स का बात कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एथिक्स का बात कर रहा हूँ। कल बच्चे लोग, तुम लोग को ना ऑल इंडिया रैंक वाला जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड उनका भेजा गया था, ठीक है ना। जो ऑल इंडिया रैंक सेकंड या थर्ड, एक ने कहा ना कि बिना किताबी का हम निकाल लिए। बिना किताब का कैसे निकाल लिए आप एग्ज़ाम को? तो बिल्कुल बिना किताब के भी इस एग्ज़ाम इसको ना टॉप किया जा सकता है। ये किताब का नहीं है चीज़। और जैसे कि कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एथिक्स मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, आपके डेली एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। यदि जिस बच्चे को पता हरकत ही पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ पे है, उसको सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में पता ही नहीं है, तो उसका ये होगा ये डायरेक्ट बोल रहे, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, डायरेक्ट बोलो, ठीक है ना। काहे हम बोल दें कि बाबू पास कर जाएगा, किताब को छापेगा और किताब से पढ़ेगा, एथिक्स में तुम 140 नंबर लाएगा, कभी नहीं लाएगा, कभी नहीं लाएगा तुम। जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा एथिक्स में, कुछ नहीं होने वाला है। बात समझे ना। अच्छा, ये बताओ तुम लोग, व्हाट इज केस स्टडी? क्या होता है केस स्टडी का मतलब? बोलो। अध्ययन करना। वेरी गुड। पहले से तैयार था क्या तुम बोलने के लिए? क्या स्पीड आंसर दिया है। आलोक, बताओ केस स्टडी क्या होता है? हाँ, उस पे हम लोग का तर्क रहेगा, बिल्कुल। हम उस समय में क्या रिएक्ट करेंगे या क्या करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, वेल ओपिनियन। यस यू कोमल, बताओ केस स्टडी है। वेरी गुड। यू? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम वहाँ पर रहेंगे तो कौन सा सबसे फिजिबल सॉल्यूशन को निकाल कर वहाँ पर ऑप्टिमाइज करके हम लोग दे सकते हैं। वेरी गुड। सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या रह सकता है? नहीं, करेक्ट। एक कोई भी सिचुएशन में सबसे बेस्ट सोल्यूशन कैसे आप लेके आ सकते हो? किस लिए? एनी कुछ भी चीज इसमें जोड़ना चाहोगे तुम? स्टैंड लेना है, सही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्टैंड लेना। स्टैंड कब लिया जाता है कोमल, या फिर साक्षी तुम बोलो, स्टैंड कब लिया जाता है? बताओ तो। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत चीज़ बताओ। स्टैंड कब लेते हैं हम लोग? जब से कोई फेनोमेना होता है, घटना इवेंट कोई होता है, तो अगर कोई सिचुएशन है उसको किस प्रकार हैंडल किया जाए, अगर सही डायरेक्शन में जाए तो उसे स्टैंड। ठीक। कोमल तुम बताओ, स्टैंड क्यों लेना पड़ता है या कब लेना पड़ता है स्टैंड? जब हम पर रिस्पांसिबिलिटी आती है। ओके। चीज को कैसे हैंडल करें। यू? जब हम लोग डायलेमा में रहते हैं। यस, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। जब आप धर्म संकट में रहते हो तब। ये भी अच्छा वो भी अच्छा, तो कौन सा अच्छा?
जब आप एथिकल डायलेमा में रहते हो तब आप इस तरह का निर्णय लेते हो, उसी को बोलते हैं स्टैंड लेना। और जितने भी केस स्टडी होगा सब में एथिकल डायलेमा होगा। समझते हो? एथिकल डायलेमा मतलब धर्म संकट, ये भी करेगा तो दिक्कत है और ये भी करेगा तो दिक्कत है, इसमें भी कुछ फायदा है, इसमें भी कुछ फायदा है, तो करे क्या? तो उस सिचुएशन के हिसाब से करें ना, बात समझा? उस सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो जो स्टैंड लेने का बात होता है वो एथिकल डायलेमा की वजह से होता है कि क्या धर्म संकट है। अब मान लो कि जिसमें संकट ही नहीं है तो क्या वो स्टैंड लेना होता है? क्या तू सो रहा है, आप सो रहा है तो उस समय स्टैंड लेगा क्या तुम लोग? नहीं, उस समय नहीं लेगा, डायलेमा के टाइम में ही लोगे कि दोनों ही सही चीज़ लग रहा है तुमको, दोनों ही सही चीज़ लग रहा है, दोनों में तुमको लेना है एक इसलिए लेना है क्योंकि क्या है वहाँ पे धर्म संकट है, उस वहाँ पे एथिकल कंसर्न है, वहाँ पे एथिकल डायलेमा है, इसलिए लेना पड़ता है। तो बिल्कुल तुम लोग सही बोले हो स्टूडेंट, आई अप्रिशिएट। केस स्टडीज, केस स्टडी, देखो केस स्टडीज में एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिए जाएंगे तुमको, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कहा जाएगा कि तुम एक IAS हो, कहा जाएगा कि तुम एक वर्कर हो NGOs के, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक कहा है कि आप IAS हो, ऐसा सिचुएशन आया, उस समय किस तरह डील करोगे, और सभी उस सिचुएशन में धर्म संकट है, उसमें एथिकल कंसर्न है कि ये फॉलो करेंगे तो ये दिक्कत होगा, ये फायदा होगा, ये फॉलो करेंगे तो ये फायदा होगा, ये दिक्कत होगा, तो करे क्या? बात समझे ना। तो आप जो एजेंट हो, जो आपको एजेंट बनाना चाह रहा है UPSC क्वेश्चन के द्वारा, तो आप कुछ भी किसी भी टाइप का आप एजेंट बन सकते हो उसमें। कभी आप IAS के रूप में रहोगे उसके अंदर, और कभी आप IPS के रूप में रहोगे, कभी IRS के रूप में भी रहोगे, कभी आप पुलिस के रूप में भी रहोगे, बहुत अलग अलग है। कभी आप NGO का एक मेंबर रहो, कभी तो सिविलियन ही रहोगे, कि यानी कि तुम सिविलियन हो, तुम देख रहे हो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, वहाँ पे बहुत करप्शन हो रहा था, एज अ गुड सिटीजन तुम किस तरह का स्टेप लेना चाहोगे? जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले कलकत्ता में ब्रिज गिर गया था ना, बहुत सारे लोग मारे गए थे ना, जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस समय एज अ अवेयर सिटीजन तुम क्या करता? हो गया केस स्टडी। और दूसरा धर्म संकट क्या है कि उस जगह पर कहीं रोड ही नहीं बनता था, तो अच्छी बात है रोड तो बन गया, लेट अस अज्यूम कि उस जगह पर रोड ही नहीं कभी बना था, और वहाँ पे रोड बनाने का बात है, वहाँ पे रोड नहीं बनता था, रोड बनाने के बाद इस चीज़ को लेकर खुश रहो ना कि रोड बन रहा है। रोड बनने का मतलब बढ़िया ना है जी, मैं कैसा रोड बन रहा है? ऐसा रोड बने जो टूट के गिर जाए तो क्या फायदा उस रोड का? फिर जान माल इससे अच्छा तो पहले वाला था। तो स्टैंड लेना कि ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, दोनों में कौन सा ठीक है? आगे कि नहीं आगे एथिकल डायलेमा वहाँ पे। तो पर्टिकुलर सिचुएशन दिया जाएगा और आपसे पूछे जाएंगे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, समझे ना। तो आपको वहाँ से बेस्ट सोल्यूशन निकाल के देना है। और जहाँ तक सवाल है, जितने भी विद्यार्थी इस पेपर को लिखेंगे सबका अपना ही अपना सोल्यूशन होगा, कॉमन चीज़ भी होगा, यूनिक भी होगा, जनरल भी होगा, पर्टिकुलर भी होगा। और जो सबसे यूनिक है, और यूनिक का मतलब फिजिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबू ऐसा बात किया जो कि फिजिबल ही नहीं है, बात समझे ना। ऑनेस्टी के साथ मरना नहीं होता है, ऑनेस्टी के साथ जीना होता है। आर यू गेटिंग मी? और तुम वहाँ पे एग्जामिनर का दिल जीतने के लिए तुम ऐसा लिख देगा कि सर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को बचाने के चक्कर में हम मर जाएंगे, तो बोलेगा कि भाई तुम मर क्या, हम ही नंबर काट देते हैं, तुम ऐसे ही मर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, वो मरने से अच्छा। तो आपका जो मेजर है, आपका जो सजेशन है, जो आपका सोल्यूशन है, वो फिजिबल भी होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबू ऐसा बात करो जो कि प्रैक्टिकल ही ना हो। तो यू हैव टू गिव प्रैक्टिकल सोल्यूशन, यू हैव टू गिव फिजिबल सोल्यूशन। समझ गए ना, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन या फिर फिजिबल सोल्यूशन देने होंगे। तो देखो कैसे किसी भी केस स्टडी को टैकल किया जाए, हाउ टू टैकल एनी केस स्टडी। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होता है स्टूडेंट, इसको लिखो। टू टैकल एनी केस स्टडी, देखो गिव हेडलाइंस, टू टैकल एनी केस स्टडी। और ये होमोजीनियस है, यही तरीका है सब केस स्टडी में। हाँ, इस तरह पहले तो बड़ा तरीका बताते हैं, उसके बाद उसको फिर क्रिप्स कर देते हैं, उसको छोटा करना होगा हमें। पहले तो बड़ा तरीका समझो। टू टैकल एनी केस स्टडी इन एथिक्स,
एथिक्स में कैसे हम लोग कोई भी केस स्टडी को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। नंबर वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, फैक्ट ऑफ द केस, आखिर है क्या। अब बताओ बच्चे लोग, पूछा कुछ और जा रहा है, आप समझ रहे हो कुछ और, तो कभी केस स्टडी ठीक से हो पाएगा? तो फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस को समझना। या चलो मैं एक केस स्टडी देता हूं, ठीक है, उस पर थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल जो कलकत्ता का दिए थे ना, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मान लो कि एक रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र है, लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे रोड वगैरह बनना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बन ही नहीं रहा है। मैं फाइनली बन गया, लोग बहुत खुश लोग सब। और अचानक क्या हुआ, वन फाइन मॉर्निंग आप एक्टिविस्ट हो। आप क्या एक्टिविस्ट हो? समझ रहे हो एक्टिविस्ट मतलब जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हो, अन्य कॉज के लिए लड़ते हो। जब तुम सुबह उठा और तुम जब खोला अपना दरवाज़ा या फिर विंडो, तो तुम देखे हो कि नीचे तो बहुत बड़ा त्रासदी हो गया, ब्रिज गिर गया। और नीचे जितने भी झोपड़पट्टी वाले लोग सब थे, जो जानते हो ब्रिज के नीचे लोग लगाना शुरू कर देते हैं, वो सब कई लोग मारे गए हैं और उसका बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। तो एज अ एक्टिविस्ट हाउ विल यू रिएक्ट, या एज ए एक्टिविस्ट तुम क्या करना चाहोगे ताकि इस तरह का फर्दर इंसिडेंट ना हो तुम्हारे सिटी में या फिर दूसरे सिटी में जहाँ पे तुम्हारा पहुँच है। एक केस स्टडी, लेट्स से एक केस स्टडी छोटा सा दे दिया। तो फैक्ट्स क्या है स्टूडेंट? तुम क्या हो? एक्टिविस्ट हो। तुम क्या हो? एक्टिविस्ट हो। आई एक्टिविस्ट। क्या हुआ है? लॉस प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस। अब इसको कोड वर्ड में ही लिखना, ये अपने लिए है। ये जो टीचर जो चेक कर रहे हैं ना एग्जामिनर एग्जाम, वो उसके लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। मैंने कहा ना कि ये लॉन्ग तरीका है, लॉन्ग कट तरीका है, वहाँ ये इफेक्टिव है, ये आपको एक्यूरेसी देगा समझने के लिए। तो क्या है, आप एक्टिविस्ट हो। लॉस क्या हुआ? प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेस का। हाँ समझ गए ना। और जो जिस एरिया में आप हो वो एरिया क्या है? रूरल है, ये भी तो फैक्ट है। डी देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? करप्शन चले हैं, ये भी फैक्ट है, ये भी दिया गया। लेट से केस में दिया है करप्शन हुआ था, किसके बीच में? बिल्डर खूब करप्शन किया है। बिल्डर और लेट से लोकल पॉलिटिशियन होते हैं ना, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन सब लेट से दोनों ने क्या किया, बहुत सारा ये मिली भगत हुआ है, इन लोगों का करप्शन वाला हुआ है। लेट से और भी हो सकता है। लेट से ये तुम्हारा फैक्ट ऑफ द केस। फर्स्ट स्टेप समझ गए ना, क्या क्या दिया गया। और ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, क्वेश्चन से ही उठाओगे। क्या करोगे स्टूडेंट? क्वेश्चन से ही उठाओगे। ये इसलिए किया, देखो ये कंपलसरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है लिखना। एथिक्स में बिल्कुल ये नहीं किया आता, बाद में मैं बोलूँगा कि इस तरह की प्रैक्टिस मत करो। ये इसलिए अभी फिलहाल इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हारा एक्यूरेसी 100% बना रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा लोग पढ़ लेता है, इंटरप्रिटेशन कुछ और कर लेगा, वो कुछ और ही समझ लेगा। और यदि फैक्ट्स आप लिख दिए तो आपको पता रहेगा कि एक्यूरेसी क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। बट ये जरूरी नहीं लिखना, जब बिल्कुल जरूरी नहीं है लिखना इस चीज़ को। दूसरा देखोगे स्टेक होल्डर, या फिर पहले देखते एथिक्स इन्वॉल्व। क्या क्या एथिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन सा एथिक्स वैल्यू इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे इंटीग्रिटी का सवाल है कि नहीं। एज ए एक्टिविस्ट तुम कर क्या रहा है? हाँ एज एक्टिविस्ट कर क्या रहा है तुम? क्या व्हाट हैपेंड? ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना। जो ये नहीं लिखना, बस खाली प्रोसेस समझ लो। इसको बदल देंगे थोड़ी देर में रियल केस स्टडीज से। मैं बस एक समझा रहा हूँ। एथिक्स क्या क्या इन्वॉल्व है? इंटीग्रिटी, तुम एक्टिविस्ट है, तुम कर क्या रहा है? फिर ये तुम्हारा इंटीग्रिटी का सवाल है भाई। तुम एक्टिविस्ट इसलिए बनाया ताकि ह्यूमन राइट्स कोई दिक्कत ना हो, तो आपका इंटीग्रिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे चैलेंज टू करप्शन, चैलेंज टू करप्शन एक एथिक्स है कि नहीं बताओ तो? कि ऑनेस्टी के साथ काम करना, इसको हम दूसरे तरीके का, हाँ ऑनेस्टी भी लिख सकते हैं, या चैलेंज टू करप्शन। करप्शन का जो मेनांस है उसको खत्म करना होगा आपको।
और बताओ यहाँ पे गवर्नेंस इन्वॉल्व है, यहाँ पे है कि नहीं बताओ तो? अरे गंदा गवर्नेंस था तभी तो गिरा वो ब्रिज। यदि गवर्नेंस सही होता तो नहीं गिरता वो ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं होता लोगों को। तो गवर्नेंस, यस, एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखो एथिकल गवर्नेंस इन्वॉल्व है। तो ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं ना स्टूडेंट, एथिक्स। हाँ, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ इन्वॉल्व है। तो दुनिया भर का एक लिस्ट निकलेगा, जो 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 इंपॉर्टेंट है वही बता दिया। बिल, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट टू लाइफ, वेरी गुड। जस्टिस, जस्टिस इन्वॉल्व है। राइट टू लाइफ इन्वॉल्व है ना, इसमें सब कुछ आ जाएगा। सही बात है नहीं? एथिक्स इन्वॉल्व है ना इस केस में। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, मिटाएंगे फिर थर्ड केस समझेंगे हम लोग। तुम लिख रहे हो वहाँ पे, हैव यू रिटन डाउन एवरीथिंग? हाँ, उसको लिखो अच्छे से, यही बेसिस बनेगा आगे केस स्टडी के लिए। थर्ड वन, अब थर्ड वन क्या है? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये कौन कौन से लोग शामिल है इसमें? मतलब केस के आसपास शामिल, मतलब गलत तरीके से शामिल नहीं। उस केस में आप पॉजिटिवली, निगेटिवली कौन से लोग शामिल हैं? तो देखो इस केस में बिल्डर शामिल है ना? बिल्डर, बिल्कुल। पीपल शामिल है, जनरल मासेस शामिल है ना? इसमें आपका पॉलिटिशियन शामिल है, लोकल पॉलिटिशियन है कि नहीं है बताओ? हाँ, इसमें और क्या शामिल है बताओ तो? हाँ, यस, आई एज एन एक्टिविस्ट, आप भी इसमें शामिल हो। वेरी गुड, समझ गए ना? हाँ, आप एक्टिविस्ट हो। इसमें बहुत सारे, लेट से उस केस स्टडी में एनजीओ का भी जिक्र था कि एनजीओ लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लेट से मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो एनजीओ भी शामिल है, चाहे पॉजिटिवली हो, चाहे नेगेटिवली हो, चाहे न्यूट्रली हो। आखिर कौन से लोग सब, ऑर्गेनाइजेशन सब इसमें इन्वॉल्व है केस में, सबका नाम लिखो। अब सॉरी, मीडिया, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तभी तो इतना बड़ा हंगामा हुआ है। मीडिया इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, इतना बड़ा त्रासदी होगा, समझते हो ना? आखिर ये कलकत्ता का त्रासदी अभी तक याद है हम लोग को, मीडिया के द्वारा ही नहीं याद हुआ जी। चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो जी। अब मीडिया का मतलब फिर न्यूज़पेपर वाला भी हो जाएगा, तो उसमें हम लोग सब एक साथ रख लेंगे इसको। हाँ, इसमें आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा। आगे बताओ और, ठीक है? जो नहीं कि सब लिखो, बस समझो चीज़ों को। अब ये हो गया, हाँ, स्टेक होल्डर हो गया ना। अब देखो चौथा आएगा एथिकल कंसर्न। इसको एथिकल कंसर्न्स कहो या फिर एथिकल डायलामा कहो। एथिकल डायलामा मतलब ये करे तो ठीक है, वो करे तो वो, समझ रहे हो ना? दोनों तरफ दिक्कत। और यहाँ पे आपको दो अलग अलग वैल्यूज कन्फ्लिक्ट करेंगे। तो पहला वैल्यू है, बहुत बहुत खूबसूरत, अभी दिमाग में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस पीपल्स लाइफ। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फंसा ना बाबू ये चीज़? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? समझ गए ना? ये एक आपका धर्म संकट हो गया। अब किसको आप करोगे? हाँ, ये अलग बात है कि आप इसी की तरफ ज़्यादा मूव करोगे, मगर धर्म संकट तो है, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज तो है। और दूसरा तुम लोग बताओ, चलो दूसरा बताओ तो क्या हो सकता है? ये तो आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। नहीं, ठीक है, ठीक है, उसी से निकालते हैं। गवर्नेंस वर्सेस पीपल इंटरेस्ट। हालांकि इसी का एक हिस्सा है, ठीक से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी का एक हिस्सा है ये। नहीं, गवर्नेंस बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और पीपल ये कहीं ना कहीं एक ही है। तो और यूनिक बताओ यार तुम लोग, तो यूनिक बताओ। अरे धर्म संकट दिखना भी चाहिए, वो बताओ तो क्या हो सकता है? और इंटीग्रिटी वर्सेस लाइफ थ्रेटनिंग, उसको पॉलिटिशियन मार सकता है सर, और इंटीग्रिटी भी बचाना। ठीक है, यानी एज ए एक्टिविस्ट इंटीग्रिटी
वर्सेस फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। कई एक्टिविस्ट लोग कुछ ज़्यादा, समझ रहे हो ना, हवा में उड़ते हैं तो मार दिए जाते हैं, ऐसा होता है ना। और हम देखें कि एक्टिविस्ट क्या है यार, IPS लोग मरे हैं, IAS लोग मरे हैं ज़्यादा वोकल होने की वजह से, ऐसा हुआ है ना। तो इंटीग्रिटी ऑफ द वर्क वर्सेस फेवर ऑफ लूजिंग लाइफ। अब यदि इसको फेवर करिएगा तो आप बच जाइएगा, और आपका जो एथिक्स है अपने घर के प्रति वो मेंटेन रहेगा, यानी कि आप बच जाओगे तो अपना फैमिली देखोगे, कहने का मतलब ये हुआ। बट इसको देखोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत है आपको। अनलेस से उसके स्टडी में ये भी था कि यदि आप मामला उठाते हो तो थ्रेटनिंग भी हो रहा है, तो डायरेक्ट बैठ जाएगा ये। और ये नहीं भी है तो बैठने का चांसेस है बैकग्राउंड से। बात समझ रहे हो ना। कभी भी कुछ भी होता है तो सरकार के विरोध में बोला जाता है, और वो मान लो कि सरकार में कहीं भी कोई दिक्कत है ना, पॉलिटिशियन का मान लो कि नेक्सस है बिल्डर और उसके बीच में, और वो तुम नेक्सस को उठाना चाहते हो तो पीछे से थ्रेटनिंग तो आएगा ही। और हम देखते हैं कि होता है ऐसा, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, भले ही तुम उसको स्वीकार करो नहीं करो, ये तो होता ही है। तो इस हिसाब से और भी एथिकल केस, एथिकल डायलेमा हो सकते हैं। जब एक, हाँ बोलो, कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये पर्सनल है ये प्रोफेशनल है। जो चीज़ हो गया है उसको रिपीट नहीं करना है। भाषा भले ही अलग हो, उसमें यदि बैठ रहा है तो डोंट रिपीट इट। जैसे यहाँ पे पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, सॉरी पर्सनल हो गया, ये प्रोफेशनल हो गया। इंटीग्रिटी मतलब प्रोफेशनल हो, समझ गए ना कोमल। और कुछ है आइडिया है, बताओ दो आइडिया। सर एक सीनियर का ऑर्डर वर्सेस ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन सीनियर, ये एक्टिविस्ट सीनियर सुनेगा, सीनियर रहेगा, ठीक है वो आ जाएगा उसमें, इंटीग्रिटी आ जाएगा इंटीग्रिटी में। इंटीग्रिटी मतलब अपना बात सुने या फिर ऊपर से मैनिपुलेशन वाला चीज़ को सुने या बिक जाए, यही ना हुआ। और प्रेशर, अब जब एक्टिविस्ट है तो ऊपर से काहे प्रेशर देगा, ये भी तो एक सवाल है। एक्टिविस्ट इसलिए बना है कि ताकि प्रेशर ना हो, कई बार होता है ऐसा, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो कह सकते हो। बट इस केस में ये जानकारी तो नहीं मिला है आपको, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते ये चीज़। बहुत सारा चीज़, बहुत सारा जगह पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो। जैसे इस चीज़ को देखो बहुत कॉमन है, बट ये बोलना गलत बात होगा कि हम एक्टिविस्ट हैं और हमारे बॉस हमको रोक रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है जी। होता है क्या ऐसा, बताओ जरा। क्या तुम एक्टिविस्ट हो, तुम्हारा बॉस हमेशा तुमको रोकेगा ही, सेक्रोसेंट हो सकता है क्या ये? नेवर नेवर। किसी केस में हो सकता है, यदि यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन सब दबाव दे तो दूसरा विषय हो। और बताओ और क्या हो सकता है। यानी कि एथिकल डायलेमा जब लिखोगे तो तर्क आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। एक भी गलती तर्क हुआ तो इसी से ना आंसर आने वाला है। अभी मेजर्स यहीं से ना तुम देगा, आई मीन जितने भी तुम लिख रहे हो यहीं से तुम आंसर, रियल आंसर बनाने वाले हो। अभी रियल आंसर नहीं आया है। और बताओ क्या हो सकता है, एनीथिंग। साक्षी बताओ कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, 2 हो गया, लेट से 2 भी बहुत होता है। अब देखो, अब यहाँ पे मेजर्स, मेजर्स यानी कि स्टेप्स, हाउ टू टैकल। अब देखो इसके लिए ना हमें इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को, और इसको एनालाइज करके आंसर लिखना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस हिसाब से हुआ तो हो सकता है कि पीपल्स लाइफ को दिक्कत हो। अब पीपल्स लाइफ पे ज़्यादा फोकस किए तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत हो। मगर फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, क्योंकि ये है तभी तो इसका मतलब है। यही नहीं है तो इसका मतलब क्या बना फिर, तो विल गो विथ पीपल्स लाइफ। दूसरा देखो, जहाँ तक सवाल है इंटीग्रिटी वर्सेस फियर ऑफ लूजिंग लाइफ का, तो ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज़ है। होम टू फॉलो, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। इसमें एक ऐसा हम स्टैंड ले कि ये भी ना हो और ये भी मेंटेन रहे, तो यही सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन यही हुआ जी। कहीं पे आप डायरेक्ट स्टैंड ले सकते हो, कहीं पे आप 40, 60, 30, 70 ऐसे कुछ। तो स्टेप्स क्या होगा, स्टेप्स ये होगा कि इस तरह का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर एनालिसिस करो, एनालिसिस करो। हाँ, जितने भी बिल्डर्स थे उसके फोर फ्रंट पे उसको लाओ। और फोर फ्रंट लाने का मतलब मीडिया में नहीं जी, मीडिया में नहीं। मीडिया में ला दोगे तो हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर का भी इज्जत खराब हो जाएगा।
फॉर फ्रॉम आने का मतलब है कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर दबाव दीजिए कि ये सब बिल्डर है, अभी तक क्या हुआ इसे। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जानता हूँ उस चीज़ को, बट यू शुड गिव प्रेशर अलॉन्ग विथ अदर NGOs मेंबर। क्योंकि एक आदमी जाएगा उसको हटा देना में कितना आसान है। एक आदमी कोई जाएगा उसको लात मार के हटा दिया जाएगा, बट यदि कोई झुंड में जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो प्रेशर बिल्डर को कितना कितना हुआ, बिल्डर का जो गोपनीय रिपोर्ट है, कहाँ से कितना मिला, कितना साइन हुआ, ये वो इसको इस पटल पे लाओ, एनालिसिस करो कौन बिल्डर सही है कौन बिल्डर गलत है, रेक्टिफिकेशन हो जाए एक तरफ से। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में होने का चांस नहीं होगा। एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सोल्यूशन, यदि आपको अपने जीवन को बचाना है, आपको अपने लाइफ को बचाना है, तो कैसे टैकल करोगे बताओ? कैसे टैकल करोगे? आप कह सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाके आप FIR कर सकते हो कि इस तरह का हमको थ्रेटनिंग है, इस तरह का थ्रेटनिंग है, और अपने वॉइस को बढ़ाने के लिए और भी NGO को शामिल करो। सबको तो नहीं ना मार देगा जी, एक को ना मारेगा कोई। जितने भी अलग अलग NGOs जो कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, सबको इकट्ठा करो। जब सबको इकट्ठा करोगे, जब उंगली मुट्ठी बनेगा, तो कोई आपको दबा नहीं सकता है कि नहीं, बताओ तो उसका जो ये लूजिंग लाइफ का जो फेयर था वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? एक नहीं है, बहुत बन गया लोग सब। बिल्कुल, हाँ, मीडिया का बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और मीडिया के बहाने, है ना, डायरेक्ट टारगेट नहीं करना, बट इनडायरेक्ट टारगेट बिल्डर्स के ऊपर करना। क्योंकि यदि आप बिल्डर्स का नाम यदि ले लोगे तो व्हाट अबाउट द लाइफ प्राइवेसी ऑफ बिल्डर्स, वो भी दिक्कत है। और कई बिल्डर्स तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो सबको एक ही मुख्य धारा में ला देना कि इसके वजह से ये ऐसा क्षति हुआ है और सब बिल्डर ही खराब है, तो फिर तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते रह जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये टोटल निगलेक्ट तो नहीं करना है, इसको भी तो लेकर चलना है फ्यूचर में। बात समझे? इस तरह आप ढेर सारा लिख सकते हो। गया आंसर? हो गया आंसर? बहुत हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। और यही क्वेश्चन यदि हर इंडिविजुअल को दे दिया जाए तो अपने अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत आंसर दे सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने मॉडल आंसर दिया, मैं कहता हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट के रूप में आंसर दिया इसको, और ऐसे आप अन्य को आंसर दे सकते हो। और जिसका ब्रेन बहुत तेज काम करता है वो बहुत अच्छा नंबर उठाएगा, और जिसका ब्रेन बहुत सामान्य है, बहुत ही जनरल है, वो नंबर नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुम लिख रहे हो अगला वाला भी वही लिख रहा है। जैसे हम ये जो लिख रहे हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट यूनिक हो सकते हैं और बहुत मैक्सिमम पॉइंट जनरल हो सकते हैं। जैसे ये पॉइंट तुम्हारा यूनिक हो सकता है ये पॉइंट जनरल हो। अब जनरल और यूनिक कैसे पता चलेगा? जब एग्जामिनर चेक करेंगे, और कोई चीज़ बहुत ही अनोखा लिखा है, बहुत कम आदमी ने लिखा हो तो यूनिक हो गया, और कोई सेमी चीज़ रिपीट किया है तो जनरल हो गया फिर। तो एग्जामिनर के सामने में यदि सबसे यूनिक होगा उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं? बताओ तो वो तो वही तो ढूंढ रहा है एग्जामिनर। आर यू गेटिंग में? तो इसलिए स्टूडेंट कभी भी केस स्टडी करो तो एक बहुत ही ब्रॉड चश्मा से देखो, और एकदम एफिशिएंट चश्मा से। जितना बेटर चश्मा से देखोगे उतना अच्छे से केस स्टडी डील होगा। तो ऐसा नहीं कि केस स्टडी आ गया, कलम ऐसे निकाले और धड़ धड़ लिखना शुरू, और यहाँ बताओ 20 में आ गया तुमको 3 या 2, तो वो कोई काम का नहीं है। इतना एफर्ट तुम दे रहे हो, कोई काम का नहीं, सब जीरो हो जाएगा फिर। तो जरा मुश्किल से पता चला कि बहुत देखो कितना 20 नंबर में कितना मिलेगा। 20 नंबर में कितना मिलेगा? मुश्किल से, बहुत अच्छा लिखोगे तो 12 तक जा सकता है, 12 तक यस यू कैन गेट। बहुत यूनिक है तो 12 नंबर तक मिलेगा आपको। अब बहुत ही जनरल है आपका तो 7 और 8 मिलेगा। और कितना मिलेगा? 7 और 8 या उससे कम। और यदि यूनिक से भी थोड़ा बिलो है तो 5 से 6 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला है यूपीएससी। बात समझ गए ना? इसलिए ऑलवेज हैव गुड पॉइंट्स, बट उसके लिए स्टेप वाइज क्या है? पहला स्टेप बताओ तो इससे फैक्ट्स ऑफ द केस, सेकंड क्या है? एथिक्स इन्वॉल्व, थर्ड क्या है स्टूडेंट? स्टेक होल्डर, कौन से लोग शामिल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूट्रली, दो भी बोलो। समझ गए ना? ये सबका काम है। मीडिया का भी काम जोड़े ना, यहाँ पे जोड़े कि नहीं जोड़े? सब स्टेक होल्डर का काम किया। और पीपल आंदोलन खड़ा कर दो ना तुम, पीपल का यहाँ पे और भी हो सकता है। सब स्टेक होल्डर को इसमें शामिल करो अपने मेजर्स में। मैं अभी केस स्टडी दूंगा तो उसमें मैं करवाऊंगा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि मैंने इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ना दिया हो, इसका सॉल्यूशन और अच्छा हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूं। थर्ड हो गया, थर्ड क्या हो गया? स्टेक होल्डर। फोर्थ क्या हो गया? एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व, क्या क्या कंसर्न इन्वॉल्व है, क्या क्या धर्म संकट है वहां पे।
एंड लास्ट वन इज योर आंसर, जो सवाल पूछा गया आपको सिविल सर्विस में, क्वेश्चंस टेल करो उसको। होप सो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोग को, ठीक है, यही बेसिस रहेगा। और यदि तुमको अच्छे से समझ में आया था क्वेश्चन, तो डोंट राइट फैक्ट्स ऑफ द केस, लिखने की जरूरत नहीं है फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है ना। डोंट राइट एथिक्स इन्वॉल्व ऑल्सो, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट कर दे रहे हैं जी, इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे यूपीएससी में, 3 घंटा में इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते जा रहे हो। बात समझे ना, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो आप 2 वाला जो स्टेप है वो आप इग्नोर कर दो, मगर जो 3 स्टेप है, कौन सा, एथिकल डायलेमा, स्टेक होल्डर एंड आंसर, मेजर्स, कि मेजर्स ही गायब कर देगा तुम लोग। ए मेजर तुम्हारा आंसर हुआ, कहाँ तू छटपटी कहाँ हो रहा है तुमको, हट गधा कहीं का, क्या बोल रहे, अरे कॉमेडी कर रहे हैं, नहीं सुन रहा है ठीक से। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्या को डिक्टेट करवाएंगे तो बाबू बहुत बढ़िया से लिख लेगा तुम लोग, इसलिए लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लिखो सब 23, बिना पढ़े हुए आईएएस बना रहे हैं तुम लोग को। देखो you are an young IAS officer, बताओ, हाथ कांपना चाहिए तुम लोग का अभी। you are an young IAS officer posted in a, देख के भी स्पेलिंग गलत मत लिख देना यार, in a Naxal affected area, Naxal affected area, full stop। you are known for, पीछे मरमरिंग मत करो, you are known for good work done in your previous postings, and have won laurels समझते हो ना, तारीफ, ठीक है ना, इन इम्प्रूविंग, पहले क्वेश्चन पूछेंगे यार तुम लोग, ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा तो एथिक्स हो गया। इम्प्रूविंग गवर्नेंस, यदि जिस बच्चे का इंग्लिश कचरा है ना, वो कचरे के ढेर में चला जाएगा। एंड ब्रिंगिंग इट टू द कॉमन पीपल, ठीक है, इतना लिखो, इंग भरते हैं, लिख लो पहले इसको। You are an young IAS officer posted in a Naxal affected area. You are known for good work done in your previous postings and have won laurels in improving governance and bringing it to the common people. यानी कि है तुम अच्छा काम किया है, ठीक है ना, लोग खुश है तुमसे, तुम यहाँ पे और यहाँ पे अभी आए हो। अभी पोस्टिंग कहाँ है तुम्हारा, नक्सल प्रभावित एरिया में है। और प्रीवियस पोस्टिंग में तुमने काम करके दिखाया है, तुम पीपल का आईएएस संकलन की तरह बनो, बनना है तो उनके तरह बनो। समझ गए ना, ये हो गया। अब देखते हैं। You are known to believe in development and dialogue। क्या बात है, देख रहे हो कितना अच्छा क्वालिटी है, एंड डायलॉग, जो कि एक आईएएस को चाहिए। एंड ऑलवेज
and always go a step further, in proactively meeting the tribes to understand and try to alleviate their feelings. Full stop. Despite having armed protection, comma, you were kidnapped by the Naxal. देख रहे हो ना, चेंजेस समझ में आ रहा है तुम लोग को? समझ में नहीं आ रहा चेंजेस? Who put forth several demands. लिख लो, मिटाना पड़ेगा, इसको लिख लो. You are known to believe in development and dialogue and always go a step further in proactively meeting the tribes to understand and try to alleviate their feelings. Despite having armed protection, you were kidnapped by the Naxal who put forth several demands. देख रहे हो ना, इतने अच्छे हो तुम ट्राइब के साथ भी बात करते हो, है ना, उसके शामिल होते हो, उसके बाद भी इतना प्रोटेक्शन है, तुम IAS हो तो प्रोटेक्शन तो तुमको मिलेगा, उसके बाद भी तुमको किडनैप कर लिया. एंड दे आर डिमांडिंग समथिंग. तो क्या डिमांड कर रहा है तो वो बताएंगे. यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम लोग को? फैक्ट्स ऑफ द केस यही सब है. जब आपको समझ में आ ही गया तो लिखने की क्या आवश्यकता है? मैं जितना लैंग्वेज इसका सिंपल है, इतना लैंग्वेज सिंपल जो ये नहीं कि होगा सब केस स्टडी का. बहुत सारे केस स्टडी का ना जो लैंग्वेज है टफ रहता है, अब बहुत सारे का सिंपल रहता है. जैसे कि इसका देखो, इसका ठीक ठाक है, ठीक है, ये कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट समझ लेगा इस तरह का इंग्लिश को. समझ रहे हो ना? ऐसे समझ लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होता ना. हाँ, ये बहुत सिंपल है ये वाला. करवाएंगे तुम लोग से, केस स्टडी भी करवाएंगे बहुत अच्छे से, 2 केस स्टडी भी देंगे घर में करने के लिए. मिटा देते हैं. जरूर जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखेंगे उसको भी करना चाहिए. उसको भी केस स्टडी पे काम करना चाहिए. और केस स्टडी इंटरनेट पे पूरा दुनिया भर पड़ा हुआ है. कोई भी कोचिंग संस्था से ले लो, लिखो. मॉडल आंसर मत देखो यार, अपना माइंड डेवलप करो. मॉडल आंसर देखोगे तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा. बनने के बाद टीचर को दो, सीनियर को दो दिखाने के लिए, वो रेक्टिफाई करेंगे उस चीज़ को, है ना. हाँ, डिमांड्स हो गया ना, डिमांड्स हो गया वो उसमें. और डिमांड्स में कॉमा कर दो, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा कर दो. हाँ, डिमांड्स का कॉमा कर दो. इंक्लूडिंग, क्या क्या डिमांड था देखो, इंक्लूडिंग. अब यहाँ पे डिमांड देखो बाबू, इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ arrested top Naxal leaders, comma, to the government. ठीक है ना? हाँ, to the government.
including the release of arrested top Naxal leaders to the government, और ये देखो बहुत हार्ड वर्ड है, और would behead you. behead समझ रहे हो ना स्टूडेंट? सर कलाम कर दिया जाएगा. आफ्टर द, यानी कि नक्सल को भी टेररिस्ट एंगल से जोड़ा गया. अरे बदमाश लोग भी तो होते हैं नक्सल लोग. अच्छा तो बोल नहीं सकता हूँ मैं अभी, ठीक है. अच्छा बोलना भी एक विवादी है, धर्म संकटी है. हालांकि वो लोग अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ये भी बात है. मगर कई बार क्या होता है कि आप अपने कॉज को लड़ने के वजह से ना कुछ ज़्यादा ही कर जाते हो, तो कई बार ऐसा नक्सल लोग कर देते हैं. सब मुद्दा को यहाँ पे भी रखना है. आफ्टर द गवर्नमेंट हैड समरली डिसमिस द डिमांड. गवर्नमेंट डिमांड ही नहीं माना, जाओ. तो इसका मतलब क्या हुआ? आइए मरे, तुम लोगों का जान खतरे में है. अब बाबू खिसिया गया है, गरियाएगा. तो जो फ्रस्ट्रेटेड, अब देखो ना, ये भी दिया रहे हो, आदमी अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, इस आदमी को सब कोई जानता है. द फ्रस्ट्रेटेड नक्सल, वो भी ऑप्शन रख रहा है इसके पास में, नक्सल कमांडर. अब उसका दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ? gave you an ultimatum. वही अल्टीमेटम हमारे गांधी जी ने भी दिए थे ना, 11 पॉइंट्स, गांधी इरविन पैक्ट. टू आइदर, देखो अल्टीमेटम में क्या बोला गया? आइदर डिनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी को खत्म करो. आइदर डिनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, लिखो इसको. एक केस स्टडी को लिखाने के लिए ना बहुत स्पेस लेता है बोर्ड में. आपसे दे देंगे तुम लोग को, बट अभी स्लो करो ना. फर्स्ट ही दिन में तुम लोग यदि आसमान चढ़ोगे तो हो जाएगा, फिर क्रैश कर जाओगे. सो प्रोग्रेस विद स्लो. क्या है? टू आइदर डिनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिजाइन, या फिर और फेस द prospect of losing your life. तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, समझे? और यहाँ से सवाल उठता है. ये एक केस है, इसको स्टडी करना है. हो गया केस स्टडी. अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है आप लोग को. तो क्वेश्चन देखो क्या है. पहले मैं रुक जाओ, क्वेश्चन से पहले मैं एक पूरा समराइज कर देता हूँ. देखो बच्चे लोग क्या क्या लिखे हो, सुनना. यू आर एन यंग IAS ऑफिसर posted in a Naxal affected area. You are known for good work done in your previous postings and have won laurels in improving governance and bringing it to the common people. You are known to believe in the development and dialogue and always go a step further in proactively meeting the tribes to understand and try to alleviate their sufferings. Despite having armed protection, you were kidnapped by the Naxal, who put forth several demands, including the release of arrested top Naxal leaders to the government, or would behead you. After the government has summarily dismissed their demands, the frustrated Naxal commander gave you an ultimatum to either denounce the government policies and resign or face the prospect of losing your life. तो ये हो गया क्वेश्चन, समझ गए ना? अब देखते हैं यहाँ पे
सॉरी, ये हो गया केस। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हाउ, लिखो, हाउ वुड यू एक्ट इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, कैसे तुम रिएक्ट करोगे स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। हाउ, सॉरी, would you sacrifice your life for the nation? Or be selfish in saving your life, in saving your own life by resigning from the service, Discuss the measures. Discuss the measures to tackle the Naxal violence. खत्म, ठीक है। और ये तुमको 250 वर्ड्स में लिखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, ठीक से देखोगे तो। और टोटल हो सकता है 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। कई बार 20 नंबर क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन अटैच होते हैं, इसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन अटैच हैं। चलो, होप सो समझ में आ गया होगा। मतलब पहले इसको लिख लो और मैं समझना चाहूँगा कि तुम लोग क्या समझे हो क्वेश्चंस को। जब तक क्वेश्चंस को ठीक से नहीं समझोगे तब तक आंसर नहीं दे पाओगे कोई भी केस स्टडी को। आंसर भी लिख लियो कोमल, ऐसा तो नहीं हुआ? लेंगे, देखेंगे तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। बिल्कुल समझ में आ गया ना? कौन बजाया अभी? गोविंदा जी का मूवी देख के आया है क्या? नाइन्टीज के सबसे बड़े स्टार गोविंदा, है ना? राजा बाबू। देखो, चलो मोलो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अपने भाषा में क्वेश्चन समझाओ तेज से। हाँ, करेक्ट। वहाँ सर अफेक्टेड था उसे, और वे जो यंग ऑफिसर था और वे मतलब उससे पहले जो काम कर चुका था बहुत ही अच्छा काम किया था और गवर्नमेंट से बहुत ही प्रभावित था। बिल्कुल। और उसके बाद ठीक है, बैठो तुम, बैठो। ठीक है, बहुत अच्छा। साक्षी उठो, उसके बाद कंटिन्यू करो जो मूल बोला है। जल्दी बताओ उसके बाद क्या है केस। ए यार तुम लोग क्या है? कैसे गिर जाता कॉपी? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर वो जो IAS ऑफिसर है, मुझे पहले पोस्टिंग किया हुआ था, उसमें उसके बारे में बताया गया कि इसका वर्क जो है काफ़ी अच्छा और इससे प्रभावित हो चुके हैं सर। वेरी गुड। और ये जो होता है ट्राइब्स होता है, जनजाति के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते थे, उसके बहुत अच्छा, अंडरस्टैंड के साथ बात करते थे। तो यहाँ और ठीक, वो वहाँ सही है, उतना तो सही है। साक्षी बैठो, ठीक है, वेरी गुड। चल जाए, स्टैंड अप। साक्षी जो बोली है उसके बाद तुमको बताना है कि क्या लिखा गया है। बिल्कुल वहीं से।
बोलो उसका मतलब क्या है? डिस्पाइट हैविंग आर्म्ड प्रोटेक्शन यू वर किडनैप्ड बाय द नक्सल, ऐसा ही कुछ है? सर नक्सल को तुम किडनैप ठीक है बैठो, इतना टाइम नहीं है, बैठो। मतलब समझ में आया तुमको क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद केस? नहीं समझ में आया वो बताओ। तो फिर कैसे केस स्टडी होगा? क्या बिना क्वेश्चन समझे हुए केस स्टडी हो सकता है? क्या हुआ किस लिए बताओ? स्टैंड अप। क्या हुआ उसके बाद? उसको किडनैप कर लिया जाता है उस प्लेस हाँ। से। उसके बाद उसमें डिमांड रखा जाता है कि अगर आपको हाँ। रिलीजिंग चाहिए तो उसके लिए टॉप नक्सल लीडर को रिलीज करना होगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट को बोला, उसके बाद बोला अगर आपने गवर्नमेंट आपका डिमांड्स नहीं माना तो आपका सर कलाम कर दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऐसा नहीं हुआ है, ठीक से देखो वहाँ पे हट उल्टा पड़ रहा है। फैक्ट ऑफ द केस ही उल्टा पढ़ लेगा तो हो जाएगा, कैसे उल्टा हो जाएगा फिर? देखो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है, वहाँ पढ़ो ठीक से। हाँ अब बताओ वहाँ पे लग रहा है तुमको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट नहीं किया है? अरे यार उल्टा पुल्टा पढ़ लोगे तो सत्यानाश कर दोगे। क्या लिखा गया है देखो यहाँ पे, डिस्पाइट हैविंग आर्म प्रोटेक्शन यू वर किडनैप्ड बाय द नक्सल। हाँ, जिसने बहुत सारे डिमांड्स रखे अपने कि टॉप नक्सल लीडर्स को रिलीज करिए, है ना? किसको बोला? गवर्नमेंट को बोला। अदरवाइज क्या करेगा ये लोग? अदरवाइज नहीं तो सर कलाम कर देगा IAS ऑफिसर का, यानी कि तुम्हारा। आफ्टर द गवर्नमेंट हैड समरली डिसमिस द डिमांड्स, मना कर दिया, यही तो है, यही तो है। हाँ, उसके बाद मना कर दिया, ये बात पहुंच गया, समझे? तब जाकर फ्रस्ट्रेट हुआ है कौन? नक्सल कमांडर। बैठो बैठो बैठो, ठीक है ठीक है। देख रहे हो ना, मेरा काम ये नहीं कि तुम लोग को नीचे दिखा है, ठीक है ना? इट इज़ मट ड्यूटी, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। मेरा इसमें क्या काम है? मेरा इसमें काम है स्टूडेंट कि तुम सटीकता, यदि कहीं पे भी गलत इंटरप्रिटेशन कर लोगे तो सत्यानाश हो जाएगा केस स्टडी का। तुमको आंसर लिखना है, पता चला यहाँ पे तुम स्वर से व्यंजन किए जा रहे हो, अलग ही दिए जा रहे हो, तो नहीं होने वाला है। हाँ आइए उठो। पता है मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है? उठो नक्सल। आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वही वर्ड है इसलिए। पढ़ो 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 पढ़ो। सरकार अल्टीमेट मतलब उसको नहीं माने तो नक्सल मतलब IAS मतलब हाँ। अल्टीमेटम रख रहे हैं कि या तो तुम रिजाइन कर दो अपने जॉब से, या तो तुम गवर्नमेंट पॉलिसी को डिनाई कर दो, मतलब प्रताड़ना, हाँ। या मारोगे। हाँ ठीक, बहुत सही, सही बात है ना? वेरी गुड। अरे तुम किसी भी भाषा में समझाओ, मगर मीनिंग वो समझ जाओ, ठीक है ना? हम कौन सा शुद्ध हिंदी में समझा रहे होते लोगों को, हमारा हिंदी तो और डेंजर है। मेन है कि आप जो समझ गए, आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको सही समझ में आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करो ना बाबू, तुम्हारा समझने वाला लोग सब है, बैठा हुआ है लोग सब, सही समझना होता है, समझे ना? कोमल उठो, लास्ट। अब बताओ क्या है क्वेश्चन, क्या है बताओ तो। आप इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे? क्या अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दोगे फॉर द सेक ऑफ नेशन, या फिर अपने लाइफ बचाने के लिए सेल्फिश बनोगे और अपने सर्विस से रिजाइन करोगे? ओके, लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन। मेजर टू टैकल द नक्सल वायरस, और आप नक्सल वायरस को कैसे टैकल करते हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे पता था कि तुम सही बता दोगे। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखते हो सब, अब तो बाबू समझ में आ गया होगा ना? देखो चलो, अब यहाँ से केस स्टडी हम लोग लेते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, चीज़ों को समझ लिया, अब यहाँ से डील करते हैं। अब फटाफट इनपुट देगा तुम लोग। हाँ, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार समझ गए आप। एथिक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, एथिक्स के उसमें पूछा ही नहीं गया आपसे, जो नहीं पूछा है लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? स्टेक होल्डर से स्टार्ट करते हैं, सही है ना? स्टेक होल्डर, चलो तो इसमें लिखो स्टेक होल्डर, एक एक बताना है। सुनील बताओ स्टेक होल्डर कौन है? फर्स्ट नक्सल्स। शैलजा बताओ जल्दी से, तेजी से बता पाओगे तो लिखेंगे, जल्दी से बताओ क्या है स्टेक।
ठीक है, आलोक बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ किस लिए? पीपल। पीपल किस तरह हुआ? वेरी गुड। पीपल कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए पीपल का मतलब वो पीपल है। ऐसा नहीं कि हो रहा है इधर आप असर पड़ रहा है यहाँ झारखंड में, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। यू साक्षी, स्टेक होल्डर कौन होगा और कौन हो सकता है? मोलू? हाँ यस, ये बिल्कुल आपका जो हाँ गवर्नमेंट है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट का तात्पर्य है यहाँ पे मेरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। आर्म फोर्स कैसे कैसे होगा बताओ? आर्म फोर्स का मतलब है कि सिक्योरिटी दैट कम्स अंडर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अलग से उसके लिए वो सीआरपीएफ नहीं बैठा हुआ था, ठीक है ना। वो सेम है, जैसे तुम लोग आईएएस बनोगे तो गाड़ी खोलने वाला लोग होगा ना, वही है। मतलब उतना भी नहीं है, उससे पावरफुल ही है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। यस यस, ये आपका नक्सल में आ गया, ठीक है, नक्सल में आ गया, ठीक है ना। ढूंढ लिया हो तुम लोग। अब ये आदमी लोग का रोल होगा, क्या होगा? फॉरेस्ट बिल्कुल होगा, फॉरेस्ट एरिया। तो स्टेक होल्डर में फॉरेस्ट एरिया लिख के क्या करेगा? वो आदमी है, उसमें जान है, ऑब्वियसली। जो मेजर्स ले सके, कौन कौन लोग शामिल है, तो फॉरेस्ट आदमी थोड़ी है, उसमें प्राण होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सोल्यूशन दे सके आपको। नहीं, वो तो बाद में लिखेंगे। नक्सल लिख दिया तो समझ में आ गया ना, फॉरेस्ट में रहता है, बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना? हाँ, आप जब ठीक है तुम क्वेश्चन लाए, मैं नहीं कहूँगा कि ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है। स्टेक होल्डर में हमेशा जो होना चाहिए, जो कैसे ब्रिलियंट आंसर क्वेश्चन हो सकता है यार, ये कौन से लोग शामिल हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लोग जो स्टेप्स लेंगे, ठीक है। इसमें मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट को पूछूंगा जो हमको निराश नहीं करेगा। हाँ, एथिकल डायलेमास या फिर एथिकल कंसर्न, इसको हम क्या कह सकते हैं? एथिकल कंसर्न्स भी कह सकते हैं। धर्म संकट, और धर्म संकट से ही तुम्हारा आंसर निकलने वाला है। तो इसको 1 मान लेते हैं स्टूडेंट, इसको 2 मान लेते हैं। किसको पहले पकड़े? हाँ कोमल तुम बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ऐसे वो चीज़ मैं लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, उसी को थोड़ा ब्रॉड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा आंसर करेक्ट है। कौन बोलना चाहेगा? आलोक। अच्छा ठीक है, मैं उसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँगा, ठीक है। बट वही है, आपका समझ आपको पता होना चाहिए आप सोच क्या रहे हो। यू किस लिए? वेरी गुड। ये यहाँ पे बैठेगा ना बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से बैठेगा, ठीक है। मैं उसको दूसरे तरीके से लेना चाहूँगा क्योंकि वो पहले रिपीट कर चुके हैं। यो गवर्नमेंट का पॉलिसी वर्सेस ओन डिसीजन। ओन डिसीजन कैसे? उसका लाइफ थ्रेटनिंग में। हाँ तो वो बोलो ना, ओन डिसीजन मतलब बताओ, वो थ्रेटनिंग वाला बात है। तुम बोल पाएगा? साक्षी बोलो। गवर्नमेंट वर्सेस ऑफिसर, ये होगा? अरे ऑफिसर इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तुम बोलो मोलू। ठीक है, कोई बात नहीं। यो चलो एक राउंड खेल दिया ना, दूसरा राउंड खेलते हैं। बताओ और क्या हो सकता है? एक ही सोच के बैठी थी? ओ बोल दिया। ट्राइबल पीपल वर्सेस इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। नो, इसमें ट्राइबल पीपल को तुम नक्सल के साथ ट्राइबल पीपल को जोड़ना की जरूरत नहीं है। सबके जुड़ा हुआ है सर, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ट्राइबल पीपल लोग ऐसे भी है जो घर मकान उकान बना के, दुकान उकान बना के बेच के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। नो, ये हम कह दें कि नक्सल लोग रिप्रेजेंटेटिव है, हिमायती। रुक जाओ, ये हम लोग नहीं बोल सकते कि नक्सल रिप्रेजेंटेटिव है ट्राइबल पीपल का, ऐसा बोल ही ना सकते हैं। तो हर जगह ही तुम्हारा नक्सल हो जाएगा फिर। यू कांट से दिस थिंग्स। और बीइंग IAS ऑफिसर यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। यू हाँ बोलो बोलो प्लीज। जस्टिस वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, ओके। वो सब उसी में बैठ गए हम। इफ यू लुक क्लोजली,
और बताओ स्टूडेंट। हाँ सर काउज ऑफ मतलब क्या कारण है सर बोलने का वर्सेस डिमांड मतलब एट ऑफ वो तो पीछे का हुआ। आपका जो धर्म संकट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके वजह से स्टेप लेने में दिक्कत हो रहा है। आपका बैकग्राउंड का चीज़ है तो बैकग्राउंड को आप सॉल्व करिएगा। लास्ट में क्वेश्चन था ना कि हाउ टू टैकल द मेजर्स, वो आपका बैकग्राउंड वाला चीज़ है, वो अभी लाएंगे। वो एथिकल कंसर्न में बिल्कुल नहीं हुआ वो। यस यस दैट इज अ करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है। समझ गए ना? तो होप सो समझ में आ गया होगा। तुम ही लोग से निकाले हैं। देखो फर्स्ट है गवर्नेंस एफिशिएंसी वर्सेस नक्सल डिमांड। हाँ तुम्हारा ही वर्ड हम ले रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। नक्सल डिमांड्स कौन सा? इसका सुना जाए क्योंकि आईएएस ऑफिसर हो तो आप इसको सुनोगे, और इस सिचुएशन है तो लग रहा है कि इसको सुना जाए। अब गवर्नेंस एफिशिएंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट? यदि आप मर जाते हो तब, यदि आपको बीहेड कर लिया गया तब, यानी कि डेथ यदि आपको हो जाता है तब। और नक्सल का मानने का मतलब, नक्सल डिमांड्स का मानने का मतलब क्या है? सॉरी रुक जाओ। नक्सल डिमांड पूरा होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाँ आपका रिलीज होना। नक्सल डिमांड पूरा हुआ तो आप रिलीज हो जाओगे। गवर्नेंस एफिशिएंसी हुआ तो आप डेथ हो जाओगे, यानी कि मर जाओगे आप। यानी कि डेथ वर्सेस रिलीज का मामला है। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। नंबर 1 कंसर्न हुआ ना, या गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे, गवर्नेंस एफिशिएंसी पे काम करे या फिर नक्सल डिमांड्स पे काम करे, नंबर 1। दूसरा देखो ये भी हो सकता है इसी चीज़ को देखते हुए। हाँ जैसे तो बोल रहे थे सिक्योरिंग ओन लाइफ, या अपना लाइफ सिक्योर करे, या फिर गवर्नेंस के लिए काम करें। ये हालांकि ये थोड़ा करोगे तो अंदर जाके मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। थोड़ा सा और चश्मे से देखोगे तो इट कैन बी, या तो अपना लाइफ बचा ले। ये तो देखो मैंने इंटरप्रेट करके लिखा है ना, इंटरप्रेट करके मैंने लिखा हूँ मैंने इस चीज़ को। और मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सिक्योरिंग ओन लाइफ, क्या अपना लाइफ बचाएं या फिर गवर्नेंस को देखें। अपना लाइफ बचाना है तो रिजाइन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिनाउंस करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाउंस तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रास्ता क्या है? हम ज़्यादा रिजाइन कर सकते हैं, यही ना हुआ। अरे वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है, सर्विस एज एन आईएएस वर्सेस सर्विस एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। यानी कि यदि हम नहीं मरना चाहते तो हम आईएएस ही बन के रहना चाहते हैं। यदि हम नहीं मरेंगे तो हम आईएएस ही रहेंगे। तब आईएएस ही मेरा पोस्टिंग कंटिन्यू रहेगा। या दूसरा विकल्प क्या है कि हम छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, और उस समय हम ऑर्डिनरी आदमी बन जाएंगे। तो क्या उस तरह हम सेवा देंगे देश को कि हम इस तरह सेवा दें देश को? ये भी तो एथिकल कंसर्न है, क्योंकि रिजाइन करने के बाद अब आप ऑर्डिनरी सिटीजन बन जाइएगा। फिर ऑर्डिनरी सिटीजन का मतलब क्या है कि आपको एक्सपीरियंस, तो फिर आप एनजीओ ज्वाइन करिए, फिर आप दूसरा चीज़ करिए। तो ये भी तो एथिकल कंसर्न ही है कि किस तरह हम, आखिर सर्विस तो पहुंचाना ही है, किस तरह सर्विस पहुंचाना चाहेंगे। आईएएस के रूप में सर्विस पहुंचाना चाहेंगे, अब आईएएस के रूप में सर्विस पहुंचाना चाहिएगा तो आप रिजाइन नहीं करिएगा, सिंपल बात है, आप उस पद पे बने रहिएगा। और यदि आप उस पद को छोड़ते हैं तो आप एक कॉमन सिटीजन बन जाइएगा। फिर तो एज सर्विस एज एन आईएएस के रूप में काम, यानी कि आप आईएएस के रूप में सर्विस देना चाह रहे हैं देश को, या फिर आप ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में देश को सर्विस देना चाह रहे हैं। इट कैन बी योर एथिकल कंसर्न्स। बात समझ गए ना? तो यहाँ से हम लोगों ने 3 बटोर लिया। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप मिल जाएगा कि धर्म संकट को किसको ज़्यादा फेवर किया जाए। मिटा दे ये स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखना है? हाँ, सर्विस एज एन आईएएस वर्सेस सर्विस एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। ब्रैकेट में लिख दो आफ्टर रिजाइन, हाँ ब्रैकेट में आफ्टर रेजिग्नेशन या आफ्टर रिजाइन, जो भी है। अच्छा
हाँ, मैं तुम लोग से सोल्यूशन पूछता हूँ। चलो, ये कंसर्न तो हो गया। चलो, ये गवर्नेंस, चलो इसको मैं मिटाता नहीं हूँ क्योंकि यही से आंसर निकलेगा। गवर्नेंस, एफिशिएंसी। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या हो सकता है। अच्छा बताओ तो किसको चुना जाए इस धर्म संकट में, किसको चुना जाए बताओ तो। अच्छा, क्या फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है, कोई स्टूडेंट बताए तो। चलो सुनील, तुम रहते तो क्या सोचते हो, जल्दी बोलो, क्या चीज किया जाए। वेरी गुड, अप्रिशिएट यू, क्योंकि तुम अपने डायलॉग के लिए जाने जाते हो, उस पॉइंट को मत भूलना। वो लिखा गया है इसलिए ताकि सही आंसर तुम तलाश कर सको। तुम आरडीएल नहीं है, तुम एडमेंट नहीं है, ऐसे भी तुम आईएएस है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर डायलॉग लेवल। बोलो क्या हो सकता, एक लाइन का आंसर तो हमको सबका मुझे लेना है। नहीं हुआ, बताओ, तुम बताओ। सॉरी, गवर्नमेंट के फेवर में। ओके, यानी कि मर जाए हम तो डायरेक्ट थ्रेट देता रहा है हमको, या तो गवर्नमेंट पॉलिसी खत्म करो, या रिजाइन करो, या फिर मरो। और गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिजाइन एक साथ है, क्लोजली देखोगे तो। तुम बोलो, साक्षी बोलो, नो आइडिया, छोड़ दो। यू इतना टाइम नहीं है, मैं इतना समय नहीं लूंगा अब नेक्स्ट क्लास में। तुम बताओ। यस, चलो बहुत अच्छा, डायलॉग करेंगे। डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, डायलॉग, बात वार्तालाप। 2 केस बन सकता है, डायलॉग होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम बेस्ट है डायलॉग में। NIS हम बेस्ट है डायलॉग में, लिखा गया उसमें है ना। अल डायलॉग 2 केस हो सकता है। डायलॉग हमारे पक्ष में हो सकता है या हमारे पक्ष में नहीं हो सकता है। तो मान लो कि फेवर में हो गया डायलॉग, फेवर में हो गया तो देखेंगे आगे क्या करना है। अब मान लो कि जो कि चांस है फेवर में नहीं होने का, ज़्यादा चांस है फेवर में नहीं होने का, यानी कि मान लो कि फेवरेबल नहीं हुआ, नॉट फेवरेबल, तब क्या करेंगे। अब बताओ तो इस केस में क्या करेंगे। यदि डायलॉग ही फेवरेबल नहीं हो, नहीं माना, हमारे लीडर्स बात ही नहीं माना, नक्सल लीडर्स लोग बात ही नहीं माना आईएएस का, क्या करोगे। 3 है तुम्हारे पास, क्या करोगे, या तो रिजाइन कर दो या मर जाओ। गवर्नमेंट से बात करोगे, गवर्नमेंट से क्या बोलोगे। गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करेंगे कि अभी पहली बात तो उसको आप भूल भी बोल सकते हैं टेंपरेरी पीरियड के लिए प्रोग्राम एंड पॉलिसी को रोक नहीं सकते। लागू, अभी सरकार से बोलोगे कि लागू नहीं करिए, टेंपरेरी पीरियड के लिए लागू मत करिए। अगर सिचुएशन से निकलना है। अब बोलो तो बोलो ना, छल कैसे करोगे। सर उसका डिमांड मतलब जो खड़ा पड़ा उसको मार दो, हाँ। खड़ा बंद कर दो, उसके बाद हम सेफ जोन में चले जाते हैं, उसके बाद फिर अपना एक्शन हम करते हैं। सेकंड बार पकड़ेगा तो बाबू वो भी छल करेगा तुम्हारे साथ। सेकंड बार ऐसा मौका ही नहीं देते, फर्स्ट बार भी मौका नहीं था, ले लिया ना वो। आगे जाओ और थोड़ा फिजिबल आंसर दो ना, छल करेंगे वैसे थोड़ी लिखा आता है, फिजिबल आंसर दो जो कि प्रैक्टिकल लगे। यस, रिजाइन कर देंगे, सबसे फिजिबल आंसर रिजाइन करना। हाँ, क्योंकि आपको 2 में एक चुनना है। ये भी तो सकता है रेजिग्नेशन के बाद मेरा कोई दिक्कत मेरे वजह से नहीं, मैं रिजाइन। हाँ देखो, यदि फेवर, सुनो सिंपल सुनो, एक बेस्ट आंसर रेजिग्नेशन है। कैसे बताओ तो। हाँ, रिजाइन किए तो थोड़ा थूथू होगा, आईएएस ऑफिसर इतना बड़ा आदमी रिजाइन कर दिए, इतना जॉब है, इतना इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी, बहुत तरह का बात होगा। मैं जब रिजाइन किए तो हमारा जो फैमिली था वो उसका सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो। हमारा ड्यूटी नेशन के प्रति है, बट एट द सेम टाइम हमारी फैमिली प्रति भी तो है। इनफैक्ट स्टेक होल्डर में लिख दो आईएएस का फैमिली, बिल्कुल होगा वहाँ पे, क्योंकि एक आईएएस को कुछ हो जाता है उसका फैमिली का डायरेक्ट असर पड़ेगा। हम रिजाइन करेंगे जी, हम रिजाइन इसलिए करेंगे कि रिजाइन करेंगे तो हमारा बच जाएगा शरीर, और जब हमारा शरीर बचेगा और हमारे अंदर देश भावना का है, उमंग है, तो हम दूसरे तरीके से काम करेंगे देश के लिए। जब थोड़ी कि आईएएस देश के लिए काम करता है, एक सन्यासी भी काम कर रहा है कि नहीं बताओ तो, एक एनजीओ भी काम कर रहा है, एक सिविल सोसाइटी भी काम कर रहा है। जो सबसे फिजिबल सोल्यूशन होगा यहाँ पे वो होगा रेजिग्नेशन। इससे सर नेशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ जाएगा। हाँ। नक्सल को छोड़ना हाँ। पड़ेगा, तो उससे अपना इंटीग्रिटी जस्टिस सिस्टम
और जो पब्लिक आपका जो है गवर्नेंस एफिशिएंसी वो भी बचा रहेगा, तो वो भी बचा रहेगा आपका। बस आपका क्या अपना स्वार्थ वाला चीज़ को आपको छोड़ना है नेशंस के लिए। रिजाइन करो, बेस्ट सोल्यूशन है, यू हैव टू रिजाइन। समझे, रिजाइन करना। अगला बार दूसरा विषय है। उस समय केस अलग था, अभी केस अलग है। रेजिग्नेशन, देखो छल करोगे, देखो आंसर तुमको ऐसा देना है स्टूडेंट जो प्रॉपर हो, जो अप्रोप्रिएट। छल करोगे कैसे, सब बाबू तुमको झिंगा लाला करने बैठा हुआ है, वो तुमको दिखा रहा है देखो ऐसे मारेंगे ऐसे मारेंगे, क्या छल करेगा उसको? तुम्हारा शरीर कांप रहा होगा उस समय। मतलब जो भी है केस स्टडी में, चल वो अभी भी बुद्धि छल का लगाएगा, वो हटाओ उसको। तो दिन रात छल पे ही काम कर रहा है तुम लोग। हाँ सॉरी, उसको कुछ नहीं मिला फिर वो इतना इजीली क्यों रिलीज करेगा? क्या बोले? आपका इंजन बढ़िया था। वो इजीली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ही इज करेक्ट। आपको इसलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि आप ट्राइबल पीपल में जाते थे, आप पीपल का आईएएस थे, तो वो तो उसका दिल पसीज गया, इसलिए बोला कि रिजाइन कर दो भाई, हम नहीं चाहते तुमको मारना। एक्चुअल में देखोगे, पीछे से देखोगे तो मतलब यही निकलता है, हम नहीं चाहते मारना, बट हम तुमको इसलिए मारना चाहते हैं कि सरकार मांगी नहीं पूरा कर रहा है हमारा, बट तुमको हम ऑप्शन दे रहे हैं, यार रिजाइन कर दो, हट जाओ यार, ये सिस्टम बेकार है, तुम आदमी अच्छा है, तुम निकल जाओ। ये है एक बैकग्राउंड से, तो हम वही स्टेप लेंगे, वो स्टेप लेंगे तो हमारा जो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो बचेगा, और हम सर्विस दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये पहला आंसर हो गया ना स्टूडेंट, इसमें और भी बहुत सारी यही सी चीज़ को बढ़िया से संजो के पिरो के लिख दोगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन बताओ जिसमें? हाँ देखो तो इसमें क्या है, हाँ तो हाउ वुड यू एक्ट इन दिस सिचुएशन, हो गया ना, रिजाइन कर देंगे। वुड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द नेशन और बी सेल्फिश इन योर सेविंग योर लाइफ बाय रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विस। बिल्कुल सेकंड वाला स्टेप करेंगे, वो सेल्फिश नहीं है, फैमिली का भी सोच रहे हैं हम, ठीक है ना, वो सेल्फिश नहीं है, वो आपको तोड़ना पड़ेगा वो लिख के। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को भी रॉन्ग प्रूव करना पड़ता है लिख के, ये जान लेना, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है वो सही है, आपको स्टैंड लेना सीखना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द मेजर्स टू टैकल द नक्सल वायलेंस। मेन तो ये है, मेन इस प्रॉब्लम को खत्म ही कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट, कैसे नक्सल जो वायलेंस है, जो नक्सल वायलेंस है, इसको कैसे डील किया जाए लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल से इंटरेक्शंस, आदमी को हाथ में रखना पड़ेगा तुम लोग को। अब पीपल से इंटरेक्ट करके इसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। बात है कि यदि मान लो कि इसका कॉन्फिडेंस ही नहीं जीतोगे पीपल, आखिर शरण यही लोग ने दे रहे हैं, ये इन लोग का बहुत ही अच्छा नेक्सस है, तो इनका कॉन्फिडेंस जीतो। कैसे कॉन्फिडेंस जीतोगे माय डियर स्टूडेंट? कॉन्फिडेंस जीतोगे एम्प्लॉयमेंट से। यदि तुम किसी को रोजगार दोगे ना तो हाथ में तलवार नहीं होगा उसका, बात समझे ना, रोजगार दो उसको, रोजगार दोगे बाबू, जो भी गंदगी है वो सब साफ हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी दो, बिल्कुल। कैसे कॉन्फिडेंस जीतोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, ऐसी भी रोड नाला बहुत छोटा छोटा है इसलिए और नक्सल पनप रहे हैं, बड़ा रोड कर दो वहाँ पे, और जितना बड़ा रोड करोगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगा वहाँ पे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगा तो लोग खुश होंगे ना। जब पीपल खुशी है तो काहे नक्सल वाला काम करेगा पीपल इसलिए नक्सल वाला काम कर रहा है बहुत सारे पीपल, क्योंकि उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, समझे। इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दोगे तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप, समृद्धि अपने आप आ जाएगा। एक ये कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो स्टूडेंट, और बताओ तो? हाँ, सर्वेलेंस सिस्टम, जो अब फॉरेस्ट का बोल रहे थे, सर्वेलेंस सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। सर्वेलेंस सिस्टम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कर दो। और नक्सलाइट को भी टेबल पर लाओ, ऐसा नहीं कि आप इसको बिना लाए नहीं हो सकते। जो कई ऐसे भी नक्सल वाले लोग सब होंगे जो बेचारे नहीं जाना चाहते उसमें, या फिर उसका मॉडल उतना अप नहीं है मगर फिर भी वो ग्रुप में काम कर रहा है। ऐसे लोग को पकड़ो पॉजिटिवली और उसको बोलो कि बाबू गलत कर रहे हो तुम, हाँ पढ़ाई करो, रोजगार करो। तो ये पीपल को समझा दिए जिसके साथ इंटरेक्शंस है नक्सल्स का। और इसमें हम केवल नक्सल्स के अंदर जाके बात कर रहे हैं, इसके गिरा को पकड़ रहे हैं, अब पकड़ के उसको काउंसलिंग करवा रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं उससे। काउंसलिंग करवाएंगे तो उसमें 100 आदमी का काउंसलिंग करवाएंगे, कम 50 आदमी ठीक हो जाएगा। और देख तो आमतौर पे न्यूज़ आ ही जाता है कि बहुत सारे लोगों ने बंदूक छोड़ दिया। यस, आत्मसमर्पण। और हमेशा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहला जोर तो यही होता है क्योंकि हमारा भाई लोग ही है वो,
टेररिस्ट नहीं है ये लोग। टेररिस्ट और नक्सलाइट में अंतर है स्टूडेंट। ये लोग अपना जल जीवन है ना उसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, जल 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 जंगल, हाँ, 3 चीज के लिए लड़ रहे हैं। बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ यस। और प्लस जो नक्सल्स हैं, जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं, बहुत सारे नक्सल्स हो गए ना, अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट लेके चलेंगे, उसके बारे में उजागर करना पीपल को। देखो ये लोग है, ये अपना स्वार्थ देख रहा है, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे ना, इसलिए बच के रहो। अब मगर खाली बोलने से नहीं होगा, उसके लिए तुमको करना होगा। बोलो। यस, वेरी गुड। ग्रुप को डिसइंटीग्रेट, हाँ, इसका ही एक पहलू कह सकते हो कि ग्रुप को डिसइंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे, है ना, ग्रुप को डिसइंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, यस, वेरी वेरी नाइस। इसी को आगे जोड़ेंगे तो फंडिंग, जो फंडिंग मैकेनिज्म है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्सीलेंट आंसर। और बताओ स्टूडेंट, और जो भी फंडिंग मैकेनिज्म है उसको तोड़ देंगे, ना पैसा पहुंचेगा, ना बंदूक आएगा, ना बंदूक पहुंचेगा, ना इस तरह का बात होगा। यस यस यस, देखो जो वहाँ का पुलिस है, पुलिस वहाँ का भाषा जानता है ना, उसको हाथ में रखो, उसको हाथ में लो, और उसको हाथ में लेके पूरा सर्वे करो पूरा गांव में। यानी कि ये करवाने के लिए, ये इंटरेक्शन करने के लिए इसमें बीच में वहाँ का पुलिस का बहुत ज़रूरी है, समझे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉनिटरिंग करते रहे, और उस मॉनिटरिंग के ऊपर भी मॉनिटरिंग हो, सर्वेलेंस हो, तो उड़ा देगा फिर वो, उसके ऊपर भी हो, जो स्पेशल डेटा हो आपके पास। जो लोग आत्मसमर्पण किए हैं उनके साथ बिल्कुल, जो बहुत अच्छा, जो लोग आत्मसमर्पण किए हैं उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो उसको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा दिए, उसको दिला दिए, तो वो एग्जाम्पल दूसरी जगह क्रिएट करेगा। जो बंदूक लेके जा रहा होगा उसका दोस्त लोग देखेगा, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, कल तक तो बंदूक लेके चल रहा था ये। कुछ लोग फिर भी नहीं कर रहे हैं, उनकी सहायता से अपने ठिकानों पर सर एक हाँ करना, मैं बैलेंस, आपको बैलेंस करना होगा, बैलेंस के साथ, हाँ बैलेंस के साथ, करेक्ट 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 करेक्ट। एंड डायलॉग, उनके जगह जो उनका जो खुद का इंडिजिनियस कुछ चीज अच्छा है, जैसे कुछ जंगल है, हाँ उस चीज को इकोनॉमिक्स, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि कुछ ज़मीन सब उन लोगों को भी दे देना, कुछ लैंड उन लोगों को भी अलॉट कर, ताकि जो डिस्ट्रेस है, कुछ लैंड है ना, लैंड अलॉट कर देना, ताकि जो डिस्ट्रेस है वो कम हो सके लोगों में। आखिर ये डिस्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से ही नक्सल को सपोर्ट कर रहा है लोग सब, है ना, ये तो रूट कॉज हुआ, ये रूट कॉज हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो और भी आंसर लिख सकते हो ना स्टूडेंट, कहने का मतलब जितना सोचोगे, अब तुमको ये सब एक साथ ही आना चाहिए। इसका मतलब आपका दायरा सोचने का कितना तगड़ा होना चाहिए, बात समझ गए ना। और भी लिख सकते हो तुम लोग, और लास्ट में पॉजिटिवली कंक्लूड कर दो कि ये मल्टीपल चैलेंज है, यानी कि इसमें मल्टीपल एक्सपेक्ट छुपा हुआ है। केवल नक्सले को मारने का बात नहीं है इसमें, एक इसमें सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी छुपा हुआ है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये तो जंग है ना। सरकार यदि पूरा नहीं कर रही इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और सरकार क्या पूरा नहीं कर रही है, सभी चीज़ पूरा नहीं कर रही है। यदि सरकार ये पूरा कर देगी, सैनिटेशन बना देगी, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, तो लोग काहे बंदूक उठाएगा। तो इसको केवल हम लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से ना देखें, इसको हम एक सोशो इकोनॉमिक एंगल से भी देखने की जरूरत है। जब सोशो इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर हम लोग बता पाएंगे। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों को एक साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। बात समझ, ये हो गया, पॉजिटिव लाइन पे कंक्लूड हो गया। कर दो कंक्लूड, 20 में 12 नंबर 13 नंबर मिल जाएगा आराम से, समझ गए ना। तो ये केस स्टडी हुआ स्टूडेंट, लिख लोगे ना, आपसे देंगे तो दैट्स इट, खत्म हो गया आज के लिए।